हेलो बच्चों, तो वीएमसी में आपका स्वागत है। तो जो अभी एडवांस का एग्जाम हुआ है 2024 का, उसके पेपर 1 की डिस्कशन क्लास है मैथ्स की। ठीक है, क्वेश्चंस आप देख ही चुके होंगे, आप ट्राई भी कर चुके होंगे। तो देखते हैं क्या क्या इंसाइट इसमें हम सीख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मेनली भरोसा दिला सकते हैं कि जो हमने पढ़ाई की है अब तक है, जो पढ़ रहे हैं, उनसे हम इन क्वेश्चंस को आराम से अपने एग्जाम में कन्वर्ट कर देंगे उन बच्चों के लिए जो अब एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। और वो बच्चे जो ऑलरेडी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उन्हें सही किया, क्या और बेटर कर सकते थे, ताकि आगे और फर्दर इंप्रूव कर सके। नॉट नेसेसरली इन एडवांस, किसी भी और एग्जाम में इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा लाइफ में रहता ही है। और जो बच्चे एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, वो तो एकदम अपने रिलेट कर ही सकते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ें क्लास से पढ़ाई गई थी, उनसे सीधा क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए। तो जो मेन आपको लोग को लेक्चर के अंत में समझ में आएगा वो ये होगा कि जो फंडामेंटल पे अगर फोकस रखोगे ना, तो स्कोर बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हो जाएगा, राइट। तो जो भी बच्चे बेसिक्स को छोड़कर सिर्फ आगे प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी है। अब मैथ्स में सिर्फ फंडामेंटल क्लियर होने से नहीं होगा, फंडामेंटल क्लियर होना तो चाहिए ही चाहिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी चाहिए। दोनों करना पड़ेगा, दोनों में से किसी भी काम को आप छोड़ नहीं सकते। और फिर जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, थोड़े से क्वेश्चंस और डिफिकल्ट वाले करोगे तो थोड़ा इम्यून हो जाता है कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है वो और आसान लगता है, लेकिन ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप होगा वो सब कुछ। तो ये क्वेश्चन अगर देखें आप, तो पहले भी स्टेप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बहुत नया नहीं पूछा उन्होंने। साफ देख के क्वेश्चन में समझ आता है एलएच रूल, देख के समझ आता है एलएच रूल सीधा। ठीक है, तो मैं एक एक सॉल्यूशन पूरा आखिरी आखिरी तक स्टेप जाने का एम नहीं है हमारा इस वीडियो में। हमारा है कि हम क्वेश्चन देखकर ये आइडेंटिफाई कर पाए, हाँ हमने क्लास में जो पढ़ा हुआ था वो तो एक सही में यार यूज कर सकते हैं, और फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो देखिए, एलएच रूल का सीधा पढ़ के दिमाग में आना चाहिए कि एलएच रूल का कॉन्सेप्ट है ये। अब एलएच रूल का कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, तो एलएच रूल क्या कहता है, दोनों ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट किसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी को, टी के फंक्शन को। ध्यान रखिए टी अप्रोचिंग एक्स में बेटा एक्स कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो बच्चे मेरे, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे और एलएच रूल लगा सकने के लिए 0/0 की फॉर्म, अप्रोचिंग 0/0 की फॉर्म होनी चाहिए, वो तो आपको दिख रही है कि वो तो है ही है यार। तो अगर आप दोनों ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, तो लिमिट टी अप्रोचेस एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 10t9, एफ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, माइनस एक्स की पावर 10 कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एफ डैश टी, और नीचे बच्चे हो जाएगा 9t की पावर 8 एक्स कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करके उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। टी अप्रोचिंग एक्स, अब टी को एक्स अप्रोच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेट फॉर्म है, डिटर्मिनेट फॉर्म में टी को एक्स डाल दो, और पर्सपेक्टिव अच्छा लगने के लिए टी को एक्स डाल दीजिए, टी को एक्स डाल दीजिए तो क्या होगा, 10 एक्स की पावर 9 इंटू एफ एक्स को वाई लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक्स की पावर 10 एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इज इक्वल टू 9 एक्स की पावर। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि x जीरो से बड़ा नंबर है, x जीरो हो ही नहीं सकता। जब x जीरो हो ही नहीं सकता तो हम x की पावर 8 से बिंदास कैंसिल कर सकते हैं, है ना। नॉन जीरो नंबर से ही कैंसिल करते हैं, हम लोग को पता है ना, अगर जीरो नंबर से कैंसिल किया तो समझ रहे हो कैसी इडियट वाली बात कर रहे हैं। तो जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें गारंटी होनी चाहिए कि वो नंबर जीरो नहीं है, करेक्ट। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे वापस, x की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ से, x की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा तो 10x की पावर 10, राइट। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद बचता है 10xy, एक्स की पावर 8 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9। साफ साफ बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्लियर कट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप यहीं पर सब सॉल्यूशन देख सको, ये में भी हम नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हो आप डी वाई बाई डी एक्स का क्वेश्चन 1 रखते हो, 1 मन रखिएगा बच्चे मेरे। अब 1 रखेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर से, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर से। तो जब आप डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से तो आपका जो एक्सप्रेशन है कन्वर्ट कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स, आपने माइनस 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया माइनस 10 वाई बाई एक्स, है ना, माइनस 10 वाई बाई एक्स, और राइट साइड 9 था वो बन गया माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। साफ साफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है ना बच्चा, साफ साफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका हो जाएगा e की पावर माइनस 10 इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स, जिसमें आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये तो सीधा सीधा सर x की पावर 10 होता है, ये बेस तो कैलकुलस में ई ही होता है ना, सी पावर माइनस 10।
राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर -10, फिर तो सोल्यूशन याद है। तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, एक्स की पावर -10 वगैरह बोर्ड में नहीं आता, लेकिन जो आइडिया है वो तो बोर्ड लेवल का ही। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? तो अगर हम फर्दर परस्यू करें इस आइडिया को, तो क्या मिलता है? सॉल्यूशन होता है, रटा रटाया होता है, तो y इंटू एक्स की पावर -10 इजकल टू इंटीग्रल ऑफ -9/x² इंटू एक्स की पावर -10, राइट, dx, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाद में आ जाएगा। तो बच्चे हो जाएगा y/x की पावर 10। इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं ना, -9/x की पावर 12 है ना। फॉर्मूला सब याद होगा आपको। अब अलग अलग तरीके से आपने याद किया होगा, तो मैं ज़्यादा इंटीग्रेटिव में नहीं चाह रहा, जिस भी तरीके से आपने याद करा हो, प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 2 है, तो आप आराम से c फिगर आउट कर सकते हो ना, है ना। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 2 है, तो आराम से c फिगर आउट कर सकते हैं। तो c क्या हो जाएगा? देखो ना, ये -9/11 है, तो 9/11 है, ये 9/11 है, ये 2 है, तो 2 - 9/11, 9/11, 2 - 9/11, 2 - 9/11, 13/11 आ जाएगा। तो c 13/11, बाकी सिंप्लीफाई करके आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, पूरा हमने सॉल्व कर लिया, बट हर क्वेश्चन आखिरी तक सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है। फाइन, ठीक है। ये भी समझना जरूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा इजी भी लगता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिर भी जो हमारी घर की प्रैक्टिस है वो इंपॉर्टेंट है, ये बताने में कि भाई इजी लगता है तो सही में एग्जाम में भी इजी लग रहा है। ऐसा नहीं कि बस दिखने में इजी और करने बैठे तो हो ही नहीं रहा। ये अगर आपके साथ होता है ना बेटा जी, तो आप फोन वोन तो पहले छोड़ दो, बता रहा हूँ, एकदम छोड़ दो। जीरो मतलब जीरो होता है, आप समझते हो ना। आपको लगता है कि आप कम फोन यूज करते हो, तो कम की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। आपके लिए कम होता होगा 1 घंटे, आगे माँ बाप के लिए कम होता होगा 10 मिनट, किसी के लिए कम होता होगा 2 मिनट। तो जीरो तो सबके लिए जीरो होता है ना, जीरो तो एब्सोल्यूट स्केल है। अगर आप बिल्कुल फोन यूज नहीं करते तो जीरो है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, राइट। तो छोड़ दो इन चीज़ों को, अगर सही में एडवांस में रैंक लाना चाहते हो तो। बाकी तो दुनिया चल ही रही है, ठीक है। खैर, इतने शॉर्ट टाइम में मैं पता नहीं कितना आपको मोटिवेट कर पाऊंगा इन चीज़ों के लिए। तो एकदम क्लियर कट प्रोबेबिलिटी का जो बेस थ्योरम का रटा रटा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके एक बार आपने देखो इसको, मेरा सजेशन है वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, ट्राई करो सभी लोग। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर सकते ना भाई साहब, तो बोर्ड के एग्जाम के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है आपको, लिख के रख लो। पॉज करो, हो गया पॉज। अब देखो इसके बाद क्या सीधा ट्री। अब हम जेई के एग्जाम में वो सेट्स वगैरह नहीं लिखते, ट्री से फटाफट कर लेते हैं ना। स्टार्ट करो, क्या है, या तो जानता है ना, या तो जानता है या तो गेस कर रहा है। जानने का पूछा है हमसे तो अल्फा मान लेते हैं, गेस करने का 1 - अल्फा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं यार, पता है ना आपको। तो और जानते हुए सही करेगा बच्चा, जानते हुए सही करेगा, उसका चांस 1 है, श्योर इवेंट है। जानते तो गधा थोड़ी है, सही कर देगा ना। और गेस करते हुए सही करेगा, उसका आधा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। टिपिकल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि हमें पता है कि वो उसने क्वेश्चन सही किया, तो गेस करने का चांस 1/6 है। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो राइट वाली ब्रांच है उसका कंट्रीब्यूशन, राइट वाली ब्रांच है उसका कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल कंट्रीब्यूशन बेटा दिखा हुआ है 1/6 है। तो आप चेक करो, अल्फा सीधा आपका 5/7 आ जाए, अल्फा सीधा आपका 5/7 आ जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाना है, तो एक बार लगने भी लग गया कि भाई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो बच्चे मेरे, इतना तो आपका दिमाग काम करेगा ही, किसी का भी करना चाहिए, कि आप देख सकते हो ना, ये साइन ए साइन बी है, राइट, साइन ए साइन बी है, और ये कॉस ए कॉस बी है। फिर आपको दिख रहा है कि साइन ए कॉस, अलग प्लेन यूज कर लेता हूँ, देखो रेड, साइन ए कॉस बी है बच्चा, और कॉस ए साइन बी दिख रहे हैं आपको। ये तो एकदम से दिखने ही चाहिए, इसमें तो कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है बेटा। तो अगर आप फॉर्म कंबाइन करेंगे तो ब्लैक वाले को देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कि नहीं। और साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, दिख रहा है ना आपको प्लस माइनस सही से, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा अगेन सेम, साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा x6x माइनस 11x/2। तो सिंपली क्या है बच्चा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का सम पूछा गया है। एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्लास 11 की एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि बेटा जी मेरे
π/2 से पाई मतलब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई माथा चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ, तो सारे आंसर भी पॉजिटिव ही हैं। मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर। cot x 5/√11, cot x कंफर्टेबल लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मुझे tan x कंफर्टेबल लगता है। तो tan x क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, मैग्नीट्यूड सीधा, वैसे तो -√11/5 हो जाएगा, है ना। तो अब tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इसमें आप क्या करेंगे, tan x/2 को आप t मान लेना, मैं एकदम डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, अगर आपको चाहिए तो हमारे विद्या मंदिर की वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहाँ से एक एक स्टेप सॉल्यूशन देख सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये थोड़ा थॉट प्रोसेस में है डिफरेंट है कि भाई कर लेना चाहिए खुद से, अगर आइडिया लगे ना तो कन्वर्ट तो खुद करना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। हाँ, आइडिया पता होना चाहिए, आइडिया नहीं तो उसमें छोड़ना फिर गलत बात। अगेन मेरा थॉट प्रोसेस हो सकता है आप एग्री ना करते हो उससे। tan x/2 को t मानोगे ना बेटा, क्वाड्रेटिक है तो t की वैल्यू आ जाएगी, और मेरा प्यारा बच्चा अगर tan x/2 निकाल लेगा तो sin x/2 cos x/2 नहीं निकाल पाएगा क्या? निकाल लेगा, और निकालोगे ना तो आपका आंसर मैच करेगा, सिंपल। तो अभी तक के जो क्वेश्चंस है ना, पहला क्वेश्चन मान सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा एग्जाम में इतने सारी पावर देखिए बच्चा घबरा सकता है। सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ट्रिगो की 11th की एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन। तो हाई स्कोरिंग पेपर है भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मजदूरी है इसमें। अगेन जब भी कोई क्वेश्चन आप देखिए ना, पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें, फिर अनपॉज करके फिर से वापस वीडियो पे आए। तो मान के चल रहा हूँ कि आप पॉज करके क्वेश्चन से फैमिलियर हो रहे हो, फिर आगे पे देख रहे हो। तो एलिप्स में एक एलिप्स है जिसमें आप देखो साफ साफ एक टेंजेंट सीधा सीधा आया है। बच्चे मेरे इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, टेंजेंट सीधा सीधा आया है तो इस पॉइंट से आया होगा, P,2 ही पॉइंट होगा क्योंकि 0,2 पॉइंट है, और ये R पॉइंट आपका R पॉइंट 3,0 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से एक टेंजेंट भी ड्रॉ की गई है, यहाँ से ना एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो जाके T पे टकराती है, और O R T मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसके बारे में कुछ कुछ मेंशन है। R तो बिंदास पता है आपको, O बिंदास पता है, T बस निकालना होगा और एरिया इक्वेट करके फिर हमें कुछ आगे फर्दर मिलेगा। तो बेसिकली में P बताना है, Q तो 2 है, Q2 है, तो ये ऑप्शन रूल्ड आउट, ये ऑप्शन रूल्ड आउट, दो में मामला फंस गया। 3√3 है, 4√3, ठीक है। अब आप एग्जामिनेशन में अगर बैठे हो ना, सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, तो आप दोनों पॉइंट अलग अलग लेके चेक कर लो कि कौन सा टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में छूता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ेगा आपको। प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हो तो मैं स्टेप बता देता हूँ, फिर आप सोल्यूशन वहाँ से हमारे वीएमसी की वेबसाइट से देख सकते हो या खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो प्रॉपर सोल्यूशन मतलब बिना ऑप्शन की मदद की, मान लो P+Q पूछ लेते तब क्या करते, तब तो ऑप्शन से मदद नहीं मिलती ना। तो अगर बिना ऑप्शन के करना चाहते हैं, जो कि करना ही चाहिए वैसे भी हमें, तो टेंजेंट की क्वेश्चन से फैमिलियर हो ना बेटा आप। टेंजेंट की क्वेश्चन मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, y = mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। ये टेंजेंट पास कर रहा है P,2 से, तो ये चीज़ 2 है और x p है ना। 2 - pm का स्क्वायर इजक्वल टू a² 9 है और b² 4 है, साफ साफ एलिप्स में आपको दिख रहा था, है ना। तो m² p² -9, 4 कट जाएगा, -4pm 0 है। अब देखो ना बेटा, एक m तो 0 है साफ साफ, ये वाला m 0 है, ये वाला m 0, ये वाला m पॉजिटिव है जो आपको नहीं पता, और इसका y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। इस टेंजेंट का बेटा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इस टेंजेंट का y इंटरसेप्ट नेगेटिव, इस बात पे फोकस करिएगा। तो m0 हटा दो क्योंकि m0 वाला केस ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, हम दूसरे टेंजेंट की बात करें ऑनेस्टली। तो m हो जाएगा बेटा 4p/p² -9, ये m आ गया, फाइन आ गया m। अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पता चल जाए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टी को पता चल जाए, तो हम एरिया के बारे में लिख के कुछ कुछ फर्दर फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो आप x1, y1 है, तो आप जानते हो नहीं फंडा कि जो टेंजेंट कंपेयर करने वाला जो फंडा होता है, तो टेंजेंट एट t x(1/9) जानते होगे ना, y(1/4) = 1। अच्छा टेंजेंट ये भी तो है, ये भी तो टेंजेंट है, वही टेंजेंट तो है, एक ही टेंजेंट तो है बेटा। तो mx - y, अच्छा
ध्यान से रखिए। अब आप वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव वाला लो, क्यों आपको दिख रहा था ना नीचे जाके कट करेगा भाई, लिखा हुआ है क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव वाला लोगे, नेगेटिव वाला लोगे माइनस वाला, तो इधर आके वो पॉजिटिव वाला हो जाएगा। तो √9m² प्लस 4। अब कंपेयर मार दीजिए ना, दोनों एक ही इक्वेशन से कंपेयर मारिएगा, तो x1/9m इज इक्वल टू y1/-4 इज इक्वल टू 1/√9m² प्लस 4। तो y1 अब क्या करना है आपको, x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, अब एरिया निकालना है। तो x1 आ रहा है 9m/, तो एरिया निकालना है ना, एरिया क्या होता है, हाफ कोऑर्डिनेट्स। अच्छा आपको ये पता है ना कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए था, कि मॉड का चक्कर नहीं रहता जब दिख रहा है फिगर में, तो एंटी क्लॉकवाइज लो, पहले ओरिजिन लिखो, फिर टी लिखो, फिर आर लिखो। तो पहले ओरिजिन लिखो 0 0 1, एरिया का फॉर्मूला पता है, टी लिखते हैं। टी में अभी क्या फाइंड किया आपने, x1 क्या है 9m/√9m² प्लस 4, फिर ये था -4/√9m² प्लस 4, और 1 तो 1 ही रहेगा। और आर तो याद है ना 3 0 1, इसका डिटरमिनेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, इसका जो एरिया है वो गिवन है क्वेश्चन में 3/2। ठीक है, तो बस अब इसको उठा के आपको 3/2 कर दिया, देखो बहुत सिंपल डिटरमिनेंट एक्सपैंड होगा, बहुत सिंपल, इधर डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल एक्सपैंड होगा। 0 इधर -12 प्लस 12 हो जाएगा, तो 6/, हो जाएगा। और ये 3/4 है बेटा, ये 3/4 है। और भूलना मत कि जो m² की वैल्यू है ना, वो 4p/p² - 9 है, आपको p ही तो चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे m² की वैल्यू है, m की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू 4p/p² - 9 है, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 4p। तो आप यहाँ तो ऑप्शन डाल के चेक कर लो, इतना करीब आ गए तो, या फाइंड कर लो, तो फाइंड कर ही लेंगे, 3√3 आता है p। तो मतलब एग्जाम में करने के लिए थोड़ा टीडियस तो है, बट आइडिया कम से कम प्लेन एंड सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, बड़ा मतलब क्वेश्चन जब पहले वही पॉज करके तब देख रहे हैं, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, पॉज करना है फिर देखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सुनते ही घबराहट हो जाती है, लेकिन प्यारे बच्चे समझिए इस बात को कि हर मुश्किल चैप्टर का जरूरी नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन भी मुश्किल ही आए। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हो मुश्किल चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है, बट ये क्वेश्चन आसान है। देखो ना, सॉरी ये दिस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, बायनोमियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा इन्वॉल्व है, मेनली बायनोमियल है। तो बायनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं, बट ये बायनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी आसान है। कैसे, देखो ये कह रहे हैं z का, z इंटीजर है, s क्या है, s है इंटीजर्स, और मतलब अगर b0 डाल दोगे, अगर b0 रख दोगे बच्चा, अगर b0 रख दोगे तो सारा इंटीजर भी कवर हो रहा है, और इंटीजर के अलावा कुछ और भी कवर हो रहा है, तो s इंटीजर का सुपर सेट है, s इंटीजर का सुपर सेट है, वही कह रही है। T1 में क्या है, T1 में कुछ जो T1 को एक्सपैंड करके देखो, यानी कि 2-3 वैल्यू डाल के देखो, दिख जाएगा आपको कि T1 ना इसी फॉर्म का आएगा, और इसका सुपर सेट, ठीक है, T1 इसी फॉर्म का आएगा, राइट। तो T1 इसी फॉर्म का आएगा, राइट। तो T1 या तो ये होगा या तो इसका सबसेट होगा। T2 को एक्सपैंड करिए, T2 भी इसी फॉर्म का आएगा, तो T2 या तो पूरा जनरेट करेगा, नहीं तो उसका सबसेट होगा। तो ये भी सबसेट है इसका, ये भी सबसेट है, और Z भी सबसेट है इसका। तो ये जो S है ना, सबका बाप है, सबका सुपर सेट है, सबका सुपर सेट है। अच्छा, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा बेटा, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो देखो T1 ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करेगा, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि T1 में जो वैल्यूज है ना बहुत छोटी छोटी भी आएंगी, 0.000 समथिंग, जब n बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि √2 - 1 बेस 1 से छोटा है, पावर लोगे तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। T2 में यार n को बढ़ाओगे तो नंबर बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एकदम सही बात कह रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े एलिमेंट्स होंगे, खाली नहीं होगा। और ये बड़ा सिंपल सा कह रहा है कि भाई साहब इसको इंटीजर होना है, तो मुझे साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए, क्योंकि मुझे आयोटा के बगल में कुछ नहीं चाहिए, तो क्लियरली मुझे b0 चाहिए होगा। b कुछ होगा तो साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बनेगा, और आयोटा रह जाएगा, आयोटा रह जाएगा तो भाई इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो b तो मुझे 0 चाहिए ही चाहिए। b0 होने के बाद साइन ऑफ पाई a, और एक खुद इंटीजर है, एक खुद इंटीजर है, तो ये तो 0 अपने आप हो ही गया, ये 0 हो गया, b0 हो चुका है, और कॉस ऑफ पाई a या तो 1 होगा तो -1 होगा, इंटीजर हो जाएगा, एकदम सही बात। जितना दिख रहा है ना उतना ही है, कोई डेप्थ नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है,
तो इसमें क्वाड्रेटिक में हमने बहुत पहले पढ़ा था कि एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव होता है हमेशा तो उसका जो एक्स स्क्वायर का मान लो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान लो, इसको आप एक्स में भी क्वाड्रेटिक मान सकते हैं, इसको वाई में भी क्वाड्रेटिक मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन पॉजिटिव होना पड़ेगा और वाई स्क्वायर क्वेश्चन भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और मान लो एक्स में क्वाड्रेटिक माना तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक माना तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac वाई स्क्वायर लेस देन 0। तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस ac को नेगेटिव होना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस ac को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हो इसमें लाई करता कि नहीं करता, चेक कर लो, डालो, दिख जाएगा b स्क्वायर माइनस ac नेगेटिव है कि नहीं। तो b स्क्वायर 49/4 है माइनस 12, 49/4 माइनस 12 नेगेटिव नहीं आता, तो ये वाला आंसर सही नहीं। ठीक है, ये वाला आंसर सही नहीं है, करेक्ट। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर b स्क्वायर लेस देन वर्बली जो v स्क्वायर लेस देन 1/4, b स्क्वायर लेस देन 1/4, देखो नहीं फॉर्मूला लगाओ सबके सामने, b स्क्वायर लेस देन 1/4 तो मॉड b लेस देन 1/2 तो 2 मॉड b लेस देन 1, एकदम सही। यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन तब होगा c का यूनिक सॉल्यूशन तब होगा बेटा जब a/b नॉट इक्वल टू b/c हो पाएगा, और वो सही है क्योंकि b स्क्वायर ac से छोटा है, तो यहाँ पर इसका मतलब कहना चाहता है कि b स्क्वायर ac के बराबर ना हो पाए, जो कि गारंटी तो है ही हमें पता है कि b स्क्वायर ac से छोटा है, तो b स्क्वायर ac के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ये देखिए इसमें कह रहे हैं, ये ध्यान दो 0 0 से पास करती हुई 2 लाइन्स है, तो एक सोल्यूशन तो पक्का होगा इसका। 0 0 से पास करती हुई लाइन्स का एक सोल्यूशन होगा ना, 0 0 से लाइन्स पास करेंगी, ये 0 0 से लाइन पास करेंगी, या तो एक सोल्यूशन होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ओवरलैपिंग लाइन होगी, ओवरलैप के ऊपर एक इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। अभी कह रहा है कि इन्फिनिट सोल्यूशन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो अगर इन्फिनिट सोल्यूशन होता तो दोनों का रेशियो बराबर होता। करते हैं बराबर, किसको बराबर करेंगे, a+1/b को और b/c+1 को। a+1/b फॉर इन्फिनिट सोल्यूशन a+1/b b/c+1 बराबर होनी चाहिए, मतलब ac + a + c + 1 b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मतलब a + c + 1 b स्क्वायर माइनस ac के बराबर होना चाहिए। आप जानते हो बेटा जी ये नेगेटिव है और ac हमने देखा था पॉजिटिव है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो किसकी पॉसिबिलिटी है फिर, यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सही बात कह रहा है। गुड, ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं पेपर का थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी है कि सारी पार्ट अगर आप ना भी करना चाहो तो कुछ पार्ट तो आराम से कर ही सकते थे। तो पहले तो लोकस को फाइंड करना पड़ेगा। लोकस के लिए मान लो आपने जो एक्स पॉइंट है कैपिटल एक्स को h, k, l माना, या x, y, z मान लो और डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर के सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले से क्या आ जाएगा बच्चा, x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस z - 3 स्क्वायर, ये हो गया ये x माइनस x और q के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x - 4 स्क्वायर माइनस y - 2 स्क्वायर माइनस z - 7 स्क्वायर। तो बच्चे मेरी ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मिडिल वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा, और ये बराबर है किसके, 50 के। अगर मैं कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करोगे ना तो क्या रहता है देख लेते हैं, कुछ पैरेलल प्लेन आता है, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतनी देर में तो ढूंढेंगे, कर ही लेंगे। कितनी कैलकुलेशन देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a + b - b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b करेंगे तो 2x - 5 है ना, 2x - 5 और a - b करेंगे तो 3 आ जा रहा है, प्लस ये भी दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b a - b, तो 2z - 10 और माइनस करेंगे तो 4, माइनस करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 50। तो कितना आ रहा है भाई साहब, 6x प्लस 8z, कांस्टेंट इकट्ठा किया जाए 15, 40, 55 और 10, 105। ठीक है, एकदम यही प्रोसेस, मेरा वही सजेशन है, आप वीडियो पॉज करो और दूसरा खुद फिगर आउट करो। करोगे ना, ये नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा, दूसरा पता ही आएगा, 6x प्लस 8z इक्वल टू 5 आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 100/10 10। अब एक एक ऑप्शन देखते हैं। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 1 है और वो सब कुछ ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है, टी एक प्लेन, ऐसे एक प्लेन का कलेक्शन है, टी एक प्लेन का कलेक्शन है।
तो इस प्लेन में एक ट्राइंगल इसका एरिया 1 है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, ट्राइंगल का एरिया 1 क्यों नहीं होगा किसी प्लेन, बिल्कुल होगा। इसमें बोला कि 2 पॉइंट्स हैं टी वाले प्लेन में, जिसमें ज्वाइन करोगे तो उसी प्लेन में रहते हो। भाई प्लेन में 2 पॉइंट लेके ज्वाइन कर दो तो उसी प्लेन में रहोगे, ये बात है। अब कह रहे हैं रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर 48 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल है, तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, देखो पेरीमीटर रेक्टेंगल का, जिसमें से 2 पैरेलल प्लेन से 2 एजेस पे 2 एजेस पे रखने हैं, दो वर्टिसेस पे 2 वर्टिसेस पे, मतलब एक एज रहेगा एक प्लेन में, एक एज रहेगा एक प्लेन में, और 2 एज बीच में से ज्वाइनिंग लाइंस रहेंगी हवा में, है ना, हवा में। ये जैसे दिखा आपको, ये दिखा, ये एक एज ऐसा रहेगा, एक एज इसके जस्ट पीछे रहेगा। तो एक मेरे हाथ में एज है, ये मेरे हाथ में एज है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये हाथ में एज है, एक हिज हाथ में एज है, ठीक है, और एक एज ये पेन दिख रहा है और एक एज ये पेन, और विजुअलाइज। तो रेक्टेंगल में 2 वर्टिसेस इस प्लेन में, 2 वर्टिसेस इस प्लेन में, बना रेक्टेंगल। ये 48 का बन सकता है कि नहीं, पूछा गया है। अच्छा, बीच का जो डिस्टेंस है वो 10-10 है, बीच का भाई 10-10 है, तो 10-10 20 ही हो गया, तो आपको 12-12 चाहिए, 12-12 चाहिए ना, या कितना चाहिए, 20 हो गया तो मेरे 28, 12 नहीं चाहिए, कितना 28, 14 चाहिए, 14 चाहिए, राइट। 14, ये आपको ये जो ब्लैक पेन दिख रहा है मेरा, ये 10 का है, क्योंकि हमने निकाला है 10 लेंथ है, देखो बोर्ड पे लिखा है 10 लेंथ है 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच की, 10 का है, ठीक है, ये 10 का है। अब ये 10 का है, ऐसे 10 का 20 हो जाएगा, तो जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ के प्लेन में 2, एक लाइन थी और एक और लाइन थी, वो अगर मुझे 14 की मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो क्यों नहीं 14 की मिल जाएगी, तो क्यों नहीं 14 की मिल जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे, ऊपर इसको यहाँ मिला, फिर नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, कितना आगे पीछे, कितना सारा मिल जाएगा। थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा इसको। 8 में डी में विजुलाइज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो इसका मैथमेटिकल तरीका आपको बताता हूँ। डी में कह रहा है कि, सी में कह रहा है कि रेक्टेंगल है, डी में कह रहा है कि एक स्क्वायर तो मिल जाएगा, कम से कम एक स्क्वायर तो मिल जाएगा जिसका पेरीमीटर 48 है। स्क्वायर का पेरीमीटर 48 का मतलब होता है सभी साइड 12। तो अब देखो, ये जो हमने देखा था, इसमें इस साइड की लेंथ 10 थी, तो ये तो स्क्वायर नहीं बन सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको विजुलाइज करके समझाता हूँ। देखो, 2 पैरेलल प्लेन से, है ना, 2 पैरेलल प्लेन से, राइट, 2 पैरेलल प्लेन से, एक थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझना, 2 पैरेलल प्लेन से, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेन से, तो एक एज इस हाथ में है ना, एक एज इस हाथ में है। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा लगता है देख सोचने में कि यही इसकी जो परपेंडिकुलर एज होगी, जैसे इसे वर्टिकल होगी, नॉर्मल के अलॉन्ग, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। ये अगर एक एज है तो बहुत सारे एजेस अलग अलग प्लेन में इसे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। एक एज मान लो मेरे हाथ की लाइन में है, तो ये देखो, ये इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस थोड़ी कि बस यही एक परपेंडिकुलर होगा इस लाइन की, ये भी लाइन इसकी परपेंडिकुलर हो सकती है ना, प्लेन अलग हो जाएगा, प्लेन अलग प्लेन में ये भी लाइन इसकी परपेंडिकुलर हो सकती है, ये समझना ज़रूरी है, समझ गए। अच्छा देखो, तो एक एज है, ठीक है, अब ये लाइन 10 है, 10 दोनों के बीच का शॉर्टेज 10 है, ये नॉर्मल के अलॉन्ग है। तो आपको जो स्क्वायर है वो थोड़ा 12 का ले लो, ये 10 है, ठीक है, तो आपको 12 का चाहिए होगा, ठीक है, चलो 12 भी छोड़ो, आप सिंपल, ये 10 है ना, तो आपको 10 से थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, तो जो स्क्वायर की साइड है उसको टिल्ट करो, स्क्वायर की साइड टिल्ट करो, तो ये हाथ के प्लेन में आपका एक लाइन है, ठीक है, हाथ के प्लेन में एक लाइन है, ये स्क्वायर का एक साइड हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर की एक साइड होगी, हाथ के प्लेन में एक लाइन है। अब हाथ के प्लेन में एक लाइन है जो पैरेलल प्लेन है, जस्ट इसके ऊपर मत देखो, जस्ट कि उसके ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा देखो, ताकि 10 से बड़ी साइड मिल जाए, तो ऐसे टेढ़ा देखो, जो टेढ़ा आपने देखा और जो नॉर्मल है उसके बीच में एंगल कितना, थीटा मान लो, है ना। मैं आखिरी बार रिपीट करूँ, सुनना ध्यान से, इस हाथ के प्लेन में एक एज है और इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन है जिसके जो 10 की दूरी पर है, तो इस हाथ के प्लेन में एक लाइन है, इस टिप से जस्ट ऊपर की टिप मत लो, इसे थोड़ा सा टेढ़ा लो, ऐसे टिल्टेड 90 डिग्री बन जाएगा, उससे चिंता मत करो, 90 बन जाएगा, इसे विजुलाइज करो, अलग प्लेन ही अलग हो जाएगा ना, प्लेन ऐसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो समझ रहे हो, ऐसे जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ है, तो इस प्लेन में, इस हाथ के प्लेन में यहाँ पर 90 डिग्री बहुत सारे एंगल है कि नहीं, इसमें अगर 90 डिग्री बनाओगे, इस हाथ प्लेन में बहुत सारे 90 डिग्री है कि नहीं, तो जरूरी थोड़ी हाथ को स्ट्रेट ही रखना है, हाथ को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं ना, तो आपका जो स्क्वायर होना है ऐसे, और जो स्क्वायर होना है ऐसे वर्टिकल होना जरूरी नहीं है ना, स्क्वायर आपका ऐसे टिल्ट हो सकता है, स्क्वायर टिल्ट, 2 एज नीचे वाले पे, दो वर्टिसेस नीचे वाले पे, 2 वर्टिसेस ऊपर वाले पे, 2 वर्टिसेस नीचे 2 वर्टिसेस ऊपर, इससे स्क्वायर टिल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट से जो टिल्टेड वाला ज्वाइन किया आपने, एक टेढ़ी लाइन बन गई। अच्छा, और जो नॉर्मल है वो 10 का है, तो नॉर्मल और इस ये टेढ़ी लाइन है और नॉर्मल,
ये टेढ़ी लाइन है बेटा, ये टेढ़ी लाइन है, नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लो, दोनों के बीच एंगल थीटा मान लो, तो जो नॉर्मल है वो बेस हो गया ना, थीटा के बगल वाला हो गया, नॉर्मल है वो बेस हो गया ना थीटा के बगल वाला, और जो स्क्वायर की साइड है वो उसमें हाइपोटेन्यूज होगी, है ना। यहाँ से इसे ज्वाइन किया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये वाला बेस हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया वर्टिकल से। तो बेस अगर 10 है, बेस अगर 10 है बच्चा, ठीक है, बेस अगर 10 है तो 10 सेक थीटा, 10 सेक थीटा, 10 कहाँ से गया, 10 ये, और ये वर्टिकल लाइन, ये 10 का डिस्टेंस है, इसे टिल्टेड पे, ये 10 का डिस्टेंस है बेटा, इसे टिल्टेड पे एक और लाइन है, वो थीटा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो थीटा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये वाला बेस हो गया क्योंकि थीटा से सटा हुआ है वो। तो जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अगर बेस आपको 10 है तो हाइपोटेन्यूज 10 सेक थीटा हो जाएगा ना, ये एक साइड हो जाएगी, और स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 10 सेक थीटा। तो जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो ग्रेटर देन 40 होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 वेरी करेगी, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, स्ट्रेट भी हो सकता था, और π/2 तो खैर नहीं हो सकती, तो थीटा 0 से π/2 वेरी करेगा, तो 0 पे इसकी वैल्यू 40 होती है, 40 से बड़ा कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और इस पर तो इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगा, है ना, इस पर तो π/2 पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 40 से शुरू होगा तो 48 आ ही जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 40 से शुरू होगा तो 48 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो आ ही जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, इस पार्ट को आपको दोबारा देखना पड़ेगा अगर दिक्कत हुई तो, खैर अभी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार, ये क्वेश्चन ना कर सको ना मैं तो पता नहीं कि क्या क्या बोलूँ यार आपको, मतलब क्या बोलूँ, ये देखो ये क्या चीज़ है, 3x + 2y की जो वैल्यू है ये क्या है, ये 5/4 बाहर आ जाएगा, लॉग ये 3√2 का स्क्वायर नज़र नहीं आता आपको, और ये 3√2 है ना, तो ये 5/4 × 2, बताओ इस लेवल के क्वेश्चन आप करोगे एडवांस में, 5/2 ये थोड़ा सा उससे बेटर हो जाएगा। ये b की पावर 6 आपको दिख रहा है, b की पावर 6 1/1080 है, तो b इज इक्वल टू 1080 की पावर -1/6, तो 2x - y हो जाएगा बेटा जी, पहले उसका 1/2 तो बाहर आ जाएगा लॉग, फिर 1080 की पावर -1/6 और 1080, आप जानते हो ना जो बेस की पावर है वो उल्टा होके बाहर आती है, 1/2 1/1/-6, तो ये बाकी तो 1 हो गया ना, लो 1080, तो 2x - y, तो 2x - y आपका -3 हो गया। अब दो इक्वेशन सॉल्व करके आप x और y निकाल के आंसर निकाल सकते हो, 8 आता है आंसर, कर देना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। ठीक है, तो सब कुछ रियल है, सब कुछ रियल है बेटा जी मेरे, जब सब कुछ रियल है तो हम कह सकते हैं ना कि जो रूट होगा नॉन रियल उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, तो आउटर √3 अगर है, अगर आउटर √3 इसका एक रूट है, ठीक है, तो देखो x तो वैसे ही कॉमन दिख रहा है, तो 4x² + 3ax + 2b, तो इस क्यूबिक का एक रूट तो 0 आपको दिख ही रहा है, और एक रूट अगर आउटर √3 तो दूसरा पक्का माइनस आउटर √3 है, क्योंकि बेटा जी कॉन्जुगेट पे मलाई करेंगे, तो सम ऑफ फ्रूट्स, राइट, तो इसका सम ऑफ फ्रूट 0 है और सम ऑफ फ्रूट्स a है, तो सम ऑफ फ्रूट्स इस्तेमाल करके a 0 आ गया, और इसी का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट बच्चे 3 आ रहा है, तो 3 किसके बराबर है, 2b/4, तो b 6 है, राइट, उठा के डाल दीजिए fx में, है ना, उठा के डाल दीजिए fx में, तो fx क्या हो जाएगा बच्चा, x की पावर 4 प्लस हट गया वो 6x², अच्छा f(1) -9 होना, एक बार में करने की आदत डालो, एक बार f(1) -9, f(1) 7 है, 7 से -9 जाना है तो -16 होगा ना बच्चा, -16 होगा ना, तो x² + 8 x² -2, रूट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं भाई साहब, रूट्स सामने नजर आ रहे हैं, α1 है 2√2 आयोटा, α2 है -2√2 आयोटा, α3 है √2 और α4 है -√2, मॉडल्स करके स्क्वायर करोगे तो 8 8 16 2 18 2 20, सीधा आंसर नहीं आ जाएगा, एकदम करने लायक क्वेश्चन है, आसान तो चलो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन करने लायक क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि साफ साफ इशारा है कि रियल कोएफिशिएंट्स हैं तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे ही होंगे, पक्की बात है ये। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा काउंटिंग वाला केस है, केस बना बना के करेंगे तो काउंट हो जाएगा।
तो ए बी सी डी ई इससे भरने हैं और डिटर्मिनेंट या तो -1 होना है या तो 1 होना है। चलो एक अलग गिन के बताता हूँ, फिर आप खुद अपना काउंटिंग कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ए होगा क्या, निकालो डिटर्मिनेंट। इसके ये 0 आ गया, इसके तो कुछ होगा नहीं, -1 एक्सपेंड करना आता ही हम सभी को, तो ई माइनस डी, फिर प्लस सी बी माइनस ए। तो डिटर्मिनेंट है डी माइनस ई प्लस बी सी माइनस ए सी। चलो एक केस लेते हैं, पहला डिटर्मिनेंट 1 लेते हैं पहले। केस 1, डिटर्मिनेंट ए इज 1, इसका मतलब डी माइनस ई प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 1। अच्छा, ए बी सी डी ई 0 से 1 है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं अलग अलग होने का, तो आराम से हम काउंटिंग पहले लाइक कर सकते हैं। तो अब इनिशियल साइकिल में 1 से शुरू करो, पहले सबसे पहले ए को 0 रखो, फिर ए को 1 रखेंगे ताकि हमसे कोई केस छूटेगा नहीं, फिर ए के बाद बी के पास ऐसे करते जाएंगे। ए 0 है तो हमारी क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डी माइनस ई प्लस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें केस के अंदर केस बी भी 0 कर देते हैं, बी 0 करेंगे तो डी माइनस ई हो जाएगा 1, डी माइनस ई हो जाएगा 1, तो डी 1 हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा जी कि इसमें सी की 2 वैल्यू हो सकती है, सी 0 हो सकता है और सी 1 हो सकता है, क्योंकि सी से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो 2 आंसर यहाँ पर आ गए, काउंट नोट कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट। बी 0 में इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि डी और सिर्फ 0 से 1 के बीच में। ऐसे ही अगर आप बी 1 कर देंगे बेटा, ऐसे आप बी 1 कर देंगे, ये हो जाएगा डी माइनस ई प्लस सी इक्वल टू 1, अगर आपने बी 1 कर दिया तो। अब डी माइनस ई प्लस सी 1 करना है, तो अब ऐसे ही आप इसके केस के अंदर केस बनाओ। अब सी 0 करो अंदर, पहले सी 0 करो, सी 0 होगा तो डी माइनस ई 1 आ जाएगा, तो डी माइनस ई 1 में एक ही केस आएगा क्योंकि इस बार सी फिक्स है। ध्यान रखना, वहाँ सी 0 हो चुका था लेकिन यहाँ पहले बी 0 था, अब जो सी 0 से बी 1 है, अलग सोल्यूशन है, ये अलग सोल्यूशन है। तो सी 0 होगा ना तो डी माइनस ई 1 हो जाएगा, तो डी हो सकता है 1 और ये हो सकता है 0, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक सोल्यूशन ऐड हो गया, इसे अपडेट कर दीजिए। अब सी को 1 रखिए तो डी माइनस सी 0 हो जाएगा, डी माइनस सी 0 का तो 2 सोल्यूशन आएंगे, डी और डी दोनों 0 0 या दोनों 1 1, 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। ऐसे करते करते ना, ठीक है, ऐसे करते करते हो जाता है, और इतना नहीं। अब ए 0 की कहानी होगी, फिर ऐसे ए 1 देख लोगे तो 16 पॉसिबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, ध्यान से करेंगे ना, 16 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। बाकी आप जो डिटेल सॉल्यूशन और भी तरीके हैं, हमने और भी तरीकों से सॉल्व किया हुआ है, वहाँ आप चाहो तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करके प्रॉपर पीडीएफ सॉल्यूशन से देख सकते हो। बाकी ये भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि ज़्यादा काउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट 1 के लिए है, एक डिटर्मिनेंट -1 के लिए भी अलग से आपको रन करना पड़ेगा। तो पहले ए 0 में चल रहा है अभी, जब बी 0 बी 1 भी खत्म हो जाएगा, है ना, और बी 0 के साथ सी 0 सी 1 हो चुका है, बाकी सब कुछ डी ई का भी हो चुका है, फिर बी 1 की में सी 0 सी 1 खत्म हो जाएगा, तो हम बी की वैल्यू चेंज करते हैं, थक गए, अब ए की वैल्यू चेंज करेंगे, ए 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू में ए 1 में फिर बी 0, ए 1 में फिर बी 1, और बी 0 में सी 0 सी 1, बी 1 में सी 0 सी 1, फिर से ऐसे करते करते बाहर आएंगे। जब ये भी खत्म हो जाएगा तो केस 2 पे आएंगे जब डिटर्मिनेंट -1 है। तो करके देखो, इतना टाइम लगेगा नहीं जितना सुनने में लग रहा है आपको। तो आंसर 16 आता है इसका। सोल्व एक फिर स्मार्ट वे भी है इसका कि 32 टोटल पॉसिबिलिटीज है। देखो ना, सबके लिए 2 ऑप्शन है, 32, उसका आधा हो जाएगा ये, ऑड इवन करोगे तो। खैर ठीक है, अगर आपको स्ट्राइक करते हैं ठीक है, बट ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। टिपिकल इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन। तो पहले क्या है, बिना सोचे समझे आप ग्रुपिंग कर दो, बिना सोचे समझे बच्चा मेरा ग्रुपिंग कर दो सब। वो केसेस आप हटा दो, जिसमें S1 X में चुना जा चुका है। अगर S1 X में चुना जा चुका है तो 8 बच्चों को बंटवारा करना है सच दैट 1 3 4 में वो जाएंगे। माइनस वो केस हटा दो जिसमें S2 Y में चुना जा चुका है। अगर S2 Y में चुना जा चुका है तो 8 लोगों का बंटवारा 2 2 4 में करना है। सब क्लास कॉपी से कॉन्सेप्ट आता होगा आपको। अब आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि S1 X में आना और S2 Y में आना माइनस तो करना था, लेकिन 2 बार माइनस हो गया। जब आपने ये माइनस करा तो उसमें S2 Y में आना, S1 X में आना, S2 Y में आना माइनस हुआ, इसमें भी S1 X में आना, S2 Y में आना माइनस हुआ, 2 बार माइनस हो गया, 1 बार माइनस करना था। तो आप एक बार ऐड कर दीजिए कि S1 X में गया और S2 Y में गया। अगर S1 X में गया, S2 Y में गया तो 7 लोगों को इस तरह बंटवारा करना है कि वो इस तरह जाए। 665 आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैलकुलेशन। टिपिकल इंक्लूजन एक्सक्लूजन बेसिक सा एकदम होता नहीं कि पहले काम कर दो फिर जो नीचे माइनस कर दो, ज़्यादा माइनस हो गया तो ऐड कर दो, सेट थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है।
एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है। सिंपल एसटीपी जीरो कर देना भाई साहब। मेंस में एसटीपी नहीं था, कितने बच्चों ने एसटीपी नहीं पढ़ा? बच्चे कब सुधरोगे आप लोग? मेंस एडवांस का सिलेबस अलग अलग मत करो यार, वहीं से आप ग्रेडेशन हो जाता है। मेंस एडवांस में आप शुरू से ढंग से तैयारी करो, मैथ्स ढंग से पढ़ो, एडवांस लेवल सा मेंस भी अच्छा हो जाएगा और एडवांस तो अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, मेंस भी अच्छा हो जाएगा, दोनों ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एडवांस की ज़्यादा पहले कंपार्टमेंट में पढ़ोगे ना। कंपार्टमेंट पढ़ने की मैं तो एकदम सख्त खिलाऊँ, पूरी पढ़ाई करो, जो सिलेबस में एडवांस था पूरा पढ़ो। तो एसटीपी हट गया था, फिर भी अच्छे बच्चों ने पढ़ा होगा, आप अच्छे बच्चे हो मुझे पता है। तो अब इसका एसटीपी जीरो करना है बच्चा, सीधा क्लियर कट। एसटीपी जीरो जानते हैं, अल्फा माइनस वन बाई अल्फा 1 1 1, बीटा माइनस वन बाई बीटा 1 1 1 1 बाई 2। एसटीपी जीरो करेंगे ना, अब कैलकुलेशन में अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए वीडियो में, वो तो खुद कर सकते हो, खुद करना भी चाहिए आपको। तो पॉज करके कैलकुलेशन करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा -1 आता है मोस्ट प्रोबेबली। अल्फा प्लस बीटा यस -1 आता है, बीटा +1 0 आ जाता है, कर लेना खुद। अब अल्फा बीटा 2 को लाई करा दो ना इस पे, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा -2 प्लस L0 है, तो अल्फा प्लस बीटा -1 है, तो ये -3 है, तो L आपका सीधा सीधा बच्चा 5 है। राइट, अब मीन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में? ठीक है, सबसे पहले आप मान लो कि जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है, y इक्वल टू ax प्लस बी, y इक्वल टू ax प्लस बी। प्रोबेबिलिटीज का सम बेटा 1 होता है, तो x की वैल्यू 0 रख के आंसर आ रहा है b, सिग्मा ऑफ p1, सिग्मा ऑफ p ये 1 कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ p ये 1, तो b x को 0 रखा, फिर x को 1 रखा, फिर आपने x को 2 रखा, फिर आपने x को 3 रखा, फिर आपने x को 4 रखा, और इसका सम बच्चे आ गया 1। इसे ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगी। मैं जब भी मैथ से फर्स्ट टाइम दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या नहीं देखा हमने, अभी तक मीन ही इस्तेमाल नहीं किया। मीन क्या होता है? मीन होता है 0 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 इंटू 1 वाले की प्रोबेबिलिटी, 2 इंटू 2 वाले की प्रोबेबिलिटी, 3 इंटू 3 वाले की प्रोबेबिलिटी, 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते 4 वाले की प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू 2.5। बच्चे मेरे, इससे आपको ए और बी कंफर्म मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा पूरा। ठीक है, ए और बी कंफर्म मिल जाएगा। जब ए और बी मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा, उसके बाद आपका बचा वेरिएंस। वेरिएंस कैसे होता है बच्चा मेरा? वेरिएंस कैसे होता है? पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हो, एक्स स्क्वायर में होगा 0 इंटू 0 स्क्वायर इंटू बी प्लस 1 स्क्वायर इंटू जो एक्स को 1 डालने पे था, प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स को 2 डालने पे था, याद है ना ये सब फॉर्मूला, 3 स्क्वायर इंटू एक्स को 3 डालने पे था, और 4 स्क्वायर इंटू एक्स को 4 डालने पे था। ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो आपका वेरिएंस है बच्चा मेरा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहाँ से आएगा माइनस जो मीन का स्क्वायर है। तो कैलकुलेशन सही करोगे ना तो 1.75 आ जाता है, 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आंसर आ जाता है। तो स्टैट्स अभी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कुछ ही टाइम पहले, और स्टैट्स का पिछले साल भी जो क्वेश्चन पूछा था एकदम बेसिक्स पे था, इस साल का भी क्वेश्चन बेसिक्स पे है। लेकिन अगर आप आगे एक सालों में एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, पर ठीक है ना, पढ़ लोगे यार, पढ़ने से डर थोड़ी लगता हमें। ठीक है, अब इसमें लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है मैट्रिसेस की एंट्रीज, जैसे कि देखो क्वेश्चन देख लो एक बार। तो अल्फा बेटा पहले निकालो आप, पहले 1 तो 1 है, अल्फा निकालो, -1 -√5/2 है, चेक कर सकते हो आप, बीटा -1 प्लस √5/2 है, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 है। तो एग्जामिनर वही टारगेट कर रहा है, देखो ना, रोज का सम 0 कॉलम्स का सम 0 कह रहा है, वो कह रहा है कि रोज का सम 0 करो, कॉलम्स का सम 0 करो। तो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे मेरे कि सारी रोज का सम और सारी कॉलम्स का सम 0 होना चाहिए। पीएनसी का सीधा क्वेश्चन हो गया ये। अब आपको पता है कि 3 है, तो 1 अल्फा बीटा से ही 0 मुमकिन है। अगर 3 बार 1 लिखोगे, या 2 बार 1 लिखे 1 बार अल्फा, या 2 बार अल्फा लिखे 1 बार बीटा, 0 नहीं हो पाएगा। एक ही रास्ता है 0 होने का कि 1 अल्फा बीटा तीनों एडअप हो जाएं। तो बेटा मेरे, आप सोचो कि यहां पर एक जस्ट थॉट प्रोसेस, 1 अल्फा बीटा ये आपस में स्वैप हो सकते हैं, ये आपस में स्वैप हो सकते हैं। मान लो एक अरेंजमेंट सोचो, मान लो ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब सोचो आपको इसको भी 0 करना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर आप या तो बीटा रखोगे तो 1, मान लो बीटा रख देते हैं, तो ये 1 पक्का हो गया। अल्फा बीटा रखा तो ये 1 हो गया, बीटा 1 रखा तो अल्फा हो गया।
मतलब बीटा रखती बाकी रख के। अच्छा यहाँ बीटा की जगह हो गया, समझ में आया इतना, समझ में आया। अब मैं बीटा की जगह अभी 1 कर देता, मैं 1 कर दूँ तो अल्फा 1 हो गया, तो अल्फा 1 हो गया तो बीटा बीटा नहीं आ सकता ना, मतलब 1 नहीं रख सकते यहाँ, है ना। इसका मतलब आप यहाँ पर 1 नहीं रख सकते, अरे बात समझ, आप यहाँ पर 1 नहीं रख सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अल्फा जैसे रखा ना आपने, बीटा फिक्स हो गया है, तो आपको इसको अरेंज करने की परमिशन है। 1 हो गया तो आपको इन दोनों को स्वैप करने की परमिशन है, क्योंकि ये लाइन, ये चीज़ तो फिक्स हो चुकी होगी ना, और बाकी यहाँ फिक्स आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इसको फर्दर कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप देख लो करके, ठीक है। तो इसको चेंज करो, इसको किसी भी रो और कॉलम को चेंज करो, बाकी अपने आप फिक्स हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि ये वाला ही। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अच्छा बिठा रहा हूँ इसको मैं। तो अब हमें अब दूसरा क्या चाहिए, देखो अगर कोड ही मैच करना है तो आसान आसान टारगेट करते हैं। पी का 2 आ गया, पी के 2 है, एस के 5, एस तो बहुत ईजी है वैसे, एस देखो एस क्या है, देखो देखो सारे रोज का सम 0 है बेटा। अगर सारे रोज का सम 0 करना है, सारे रोज का सम 0 करना है, सारे रोज का सम 0 करना है, तो कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 की जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो रो में हर एक एलिमेंट का सम, सब रो में हर तीनों एलिमेंट का सम 0 है, तो जो पहले एलिमेंट में सब जगह 0 0 0 आ जाएगा, पहले एलिमेंट में हर जगह 0 0 0 आ जाएगा। क्यों, पूरी रो का सम 0 है, पूरी रो का सम 0, पूरी रो का सम 0, तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस था, वो कोड से भी दिख ही रहा है, ठीक है। अब किसको टारगेट करें, अब पी के साथ 2Q4 सही ही है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए हम अपनी। जो क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कॉलम्स का सम 0 है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कॉलम्स का सम 0 है, ठीक है। तो कॉलम्स का सम 0 करना है, तो सारी कॉलम्स का सम 0 करना है, राइट, तो ऑल एंट्रीज। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सिमेट्रिक है, तो अगर आप यहाँ अल्फा रखते हो तो अल्फा यहाँ फिक्स हो जा रहा है अपने आप, सिमेट्रिक है। यहाँ बीटा रखते हो तो यहाँ बीटा फिक्स हो रहा है, मतलब इसको अगर आपने फिक्स करा, इसको एक कॉलम को तो इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम में 1 अल्फा बीटा, तो ये बाकी चीज़ फिक्स हो जाएगी, है ना, जो भी यहाँ रखोगे इसके हिसाब से ये दोनों फिक्स हो जाएगा। हाँ ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, फिर अगर ये आप कर दिया आपने और हम मुझे कॉलम्स का सम 0 भी रखना है, कॉलम्स का सम 0 रखना है, तो चलो यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो बीटा होगा, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, तो 1 नहीं रख सकते, मतलब यहाँ पर बच्चा मेरा मुझे बीटा ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ 1 ही रखना पड़ेगा, कॉलम्स का सम 0 करना है, ठीक है, कॉलम्स का सम 0 करना है, ठीक। तो एक बीटा रख के देख लेते हैं, सॉरी पहले 1 रखा तो हम बोले बीटा रख सकते हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं। और अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ बीटा क्यों नहीं रख सकते, देखो ये बीटा है तो ये बीटा आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये बीटा होता है, ये बीटा आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ बीटा नहीं रख सकते। बीटा क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बीटा रखती है तो बीटा आ जाएगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बीटा रखना पड़ेगा और कॉलम्स का सम 0 नहीं हो पाएगा, तो 1 यहाँ पर नहीं रख सकते, तो बीटा रख सकते हैं, या बीटा रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा क्योंकि कॉलम का सम 0 करना है, 1 रखते हैं यहाँ पर 1 आ जाएगा, बीटा 1 तो अल्फा, कॉलम्स का सम 0 है। तो मतलब आपने जैसे इसको फिक्स करा ना, ये तो फिक्स हो गया और बाकी सारे भी फिक्स हो गए, बस 3 फैक्टोरियल, तो 6 तरीके। ठीक है फाइन, अब एक ये बच गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला, चलिए इसको देखते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आई ग्रेटर देन जे के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, तो ये A12 हो गया, तो ये माइनस A12 हो गया, नहीं A12 लिख रहा मैं, 21 लिखना चाहिए ना मुझे, तो A21 लिखूंगा तो माइनस A21 क्योंकि इसको सिमेट्रिक है, A31 लिखूंगा, A32 लिखूंगा, और ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना वो भरी जा रही हैं 1 अल्फा बीटा से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, देखो लिखा हुआ है आई ग्रेटर देन जी के लिए, तो ये 2N1 हो गया, ये माइनस A31 हो गया और ये माइनस A32 हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है XYZ के साथ और बनाना है हमें A12 0 माइनस A23, और क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फिनिट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्वेश्चन कह रहा है इन्फिनिट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इन्फिनिट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा जी, तो हम इन्फिनिट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हम बस दिखा दें कि
आप इन तीनों में चॉइसेस आपके पास अल्फा 1 अल्फा बीटा, मैं दिखा दूँ कि 1 रखने से इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं तो बात खत्म होगी। अगर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ही मुझे दिखानी है, मैं दिखा दूँ कि 1 रखने से इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं तो डिस्कशन ओवर हो गया। तो अगर मैं इसको 1 रख दूँ, थोड़ी देख ले 1 सोच लो इसको और सिंपल सोच लो, ठीक है। अगले मैं देखता हूँ, थोड़ी देख लो 1 सोच लो, तो 0 1 1 1 0 0 -1 -1 एक्स वाई जेड। यहाँ क्या था, राइट हैंड साइड में था, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, सब 1 1 रख दिया, 1 0 -1। देखो इक्वेशंस क्या बनती है, देखो इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या बनी, -y माइनस जेड इक्वल टू 1, मतलब y प्लस जेड इक्वल टू -1, एक प्लेन आ गया। दूसरी इक्वेशन बनती है x माइनस जेड इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू जेड। थर्ड इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इक्वल टू -1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू -1 और x खुद z है, मतलब z प्लस वाई इक्वल टू -1, यही इक्वेशन रिपीट हो गई। कितने सॉल्यूशन है, इनफिनिट। प्लेन्स, दो प्लेन्स आ गए ना, एक ये प्लेन आ गया, एक प्लेन आ गया, दो प्लेन्स, टू प्लेन्स का मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन। टू प्लेन समझते हो ना, दो प्लेन अगर आ गए तो इनफिनिट सॉल्यूशन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। दो प्लेन्स अगर आ गए बेटा तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे हर एक पॉइंट सॉल्यूशन। तो हमने दिखा दिया कि एक केस में भी आ रहा है तो भाई इनफिनिट तो हो ही जाएगा ना, तो कोड आसानी से आप सी मैच कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये तो डिस्कशन के लायक नहीं आ रही, तो मतलब क्या करोगी, 0 अल्फा पे सेंटर है और y इक्वल टू 2x। आप जानते हो सी पी इक्वल टू आर, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी, सर्कल के पॉइंट से लाइन तक की दूरी रेडियस के बराबर होती है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, 0 अल्फा है ये, 0 अल्फा, तो पॉइंट डाल दो ना, माइनस अल्फा का मॉड डिवाइड बाई √5 आर है। अल्फा जानते हो पॉजिटिव है तो अल्फा अल्फा आपका, आप जानते हो कि अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा √5 आर है, और अल्फा प्लस आर लिखा हुआ है, चेक कर लो, तो अल्फा आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा, अल्फा नहीं, अल्फा √5 आर प्लस आर, तो आर √5 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, ये डाल दो यहाँ इसकी जगह ना, ये सब शूट कर दो यहाँ पर, तो अब आर निकाल सकते हो, आर हो जाएगा √5 और अल्फा हो जाएगा 5, बस A1 ये पॉइंट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सर्कल की जो इक्वेशन आ गई, अब सर्कल की इक्वेशन आ गई x² प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, x² प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। इसमें अगर आप y इक्वल टू 2x के साथ सॉल्व करेंगे तो A1 पॉइंट नहीं मिल जाएगा, और बेटा A1 पॉइंट मिल गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से B1 नहीं मिल जाएगा। A1 B1 का मिड पॉइंट, A1 B1 का मिड पॉइंट 0 अल्फा, और अब जानते हो 0 अल्फा 0,5 है। A1 B1 का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता आता है ना आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो A1 B1 का मिड पॉइंट 0,5, इतना ही था इसमें। सी आंसर, उसका भी सी आंसर था, बाई चांस सबका सी आंसर है कोड में ना। उससे भी आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन भाई साहब। इसमें आप पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा, लैम्डा के फॉर्म में डालो तो लैम्डा माइनस 11, 2 लैम्डा माइनस 21, 3 लैम्डा माइनस 29, एक पॉइंट आ गया, 3 म्यू माइनस 16, 2 म्यू माइनस 11, गामा म्यू माइनस 4। ये बराबर करना है, बराबर करो आप करके, तो इन दोनों को बराबर करोगे ना तो आप चेक कर लेना, लैम्डा 5 आ जाएगा और म्यू 5 आ जाएगा और लैम्डा 10 आ जाएगा। तो जो पॉइंट है ना बेटा जी, वो हो जाएगा -1 -1 1, तो जो OR1 है वो हो जाएगा -i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, आप चेक कर लीजिएगा बहुत ईजिली। अच्छा, और तो ये पॉइंट 1 करने के लिए, जो कि म्यू 5 है तो गामा को भी 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना है ना, और म्यू 5 है तो 5 गामा माइनस 4 1, तो 5 गामा इक्वल टू 5, तो गामा इक्वल टू 1, तो गामा 1 हो जाएगा। OR ये मैच कर रहा है आपको। अब n निकाल रहा है और डॉट ले लेना है। n क्या होता है बच्चा, इन दोनों का क्रॉस, क्योंकि कोई प्लेन पे दो लाइंस है ना, प्लेन्स पे दो लाइंस, उनका क्रॉस लोगे, एनो का बात खत्म, यूनिट वेक्टर तो बना ही दोगे। और मान लो n इसका नेगेटिव आता है, मान लो n आपका इसका नेगेटिव आ जाता है, तो आप उसको भी मार्क कर दोगे ना, क्योंकि n की तो दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल है ना, n की तो इसलिए पॉसिबल वैल्यू पूछा है, n की ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है, n की ये भी डायरेक्शन पॉसिबल। कैसे आएगा, इन दोनों को क्रॉस लेके, सिंपल, ये भी बाई चांस सी ही आ जाता है। इतना भारी भरकम क्वेश्चन देखने में, हाँ तो भला क्या क्या है, और चलो देखो, मतलब सब एक ये 1 है, एक ये 1 है, बारी बारी से बाकी सारे 0 हैं, एक करके फंक्शंस, बहुत बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है।
एफ एक्स को देखो पहले आप, एफ एक्स को तोड़ लो, माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब x नेगेटिव है तो x 0 पे 0 है और इसके ग्रेटर देन 0 पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। रटा रटा है क्वेश्चन है, क्लास टेक्स्ट बुक का, हमारे बीएमसी के मॉडल पे भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल 1 नहीं है, वो सब अब डिटेल में उतना एग्जाम में जाने की जरूरत है, अब आराम से सोच लेना। 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि ना इवन फंक्शन है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, नीचे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाता, तो ऑन टू तो नहीं है। 1 नहीं, क्योंकि 0 बहुत बार होता है, तो 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, और 0 1 रेंज नहीं, रेंज तो इन्फिनिटी जा रही है, तो ये डिफरेंशिएबल है। कौन सा? अगर एफ एक्स होगा तो एफ एक्स कब होगा? जब a1 होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो q का आंसर हो जाएगा 3, q का 3, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों रूल्ड आउट। ठीक है, अब देखो किस पे देखा, जी एक्स निकाला चाहिए, जी एक्स, डी वन लास्ट वाले में एस है ना, एस अलग अलग है, इससे आंसर आ जाएगा। एस में क्या करोगे बेटा? एस में आप करोगे कि जी एक्स, हाँ इसकी लाइन की कुछ लाइन बना दो, 1 - 2 इसकी तो लाइन ही बन जाएगी ना, 1 - 2 0 पे क्या आता है, 0 पे 1 आ जाता है और हाफ पे 0 आ जाएगा बस, और बाकी 0 0 है, बाकी 0 0 है, यहाँ से 0 है और यहाँ से 0 है। तो कैसा फंक्शन है? इसकी रेंज 0 से 1 है ना, इसकी रेंज 0 से 1 है, ठीक है ना, इसकी रेंज किसकी? इसकी रेंज 0 से 1 है, तो एस का हो जाएगा 4, और इसका 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका 4 यहाँ हो जाएगा ना, तो ये दोनों फिगर आउट कर लिया, बस क्वेश्चन खत्म। प्रैक्टिस के लिए आप घर पे कर लेना, और हमारे सॉल्यूशन में डिटेल लिखा हुआ है वैसे, अगर चाहते हो तो ठीक है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जी की हाफ माइनस एक्स, एक्स की जगह हाफ माइनस एक्स कर दो, कंडीशंस चेंज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम में स्मार्टली करते तो खत्म। अब एग्जाम में कैसे स्मार्टली करें? एग्जाम में तो दिमाग प्रेशर में होता है, तो यही तो प्रैक्टिस है, इतनी सारी क्वेश्चंस करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, एग्जाम मॉक में देना है, उनका एनालाइज करना है, इन्हीं सब बातों के लिए कि जब एक्चुअल डे है थोड़ी घबराहट तो होगी, लेकिन वो घबराहट 5-10 मिनट सबसाइड हो जाएगी और आप क्वेश्चन धराधर करके एक बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आओगे, और पक्का लेकर आओगे। और जो लोग एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं वो देखो, कुछ तो आप लर्न कर ही सकते हो इन चीज़ों से, कैसे आप लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे इन चीज़ों को, आगे क्या क्या लर्निंग है जनरल और मैथमेटिक्स की। बाकी जिन लोग एग्जाम देना है पर्टिकुलरली, वो तो आप पक्का अच्छा करोगे ही करोगे, बस पढ़ाई करते रहो।